बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक गांव में राजेश्वरी अपनी दो बेटी मुक्ति और नैना के साथ रहती थी। राजेश्वरी के पति का स्वर्गवास हो चुका था, जिसके कारण राजेश्वरी सब्जी बेचकर अपना घर चलाती थी। एक दिन अचानक राजेश्वरी की तबीयत खराब हो जाती है। राजेश्वरी अपनी छोटी बेटी मुक्ति से कहती है, मुक्ति बेटा, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, क्या मेरे साथ सब्जी बेचने तुम चलोगी? क्योंकि मैं जोर जोर से आवाज नहीं लगा सकती और सब्जी आवाज लगाकर ही बिकती है। अगर तुम मेरे साथ चलती तो अच्छा होता। नहीं माँ, मैं आपके साथ सब्जी बेचने नहीं जा सकती। आपको पता है, आपकी वजह से मेरे दोस्त मुझे गरीब कहते हैं और मैं गली गली जाकर आपके साथ सब्जी बेचने के लिए आवाज लगाऊं? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। नहीं माँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आप नैना को साथ ले जाओ। क्यों मुक्ति की बच्चे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मेरे पैरों पर मेहंदी लगी है, मैं सब्जी बेचने कैसे जा सकती हूँ माँ के साथ? और वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। अगर मेरे ससुराल वाले ने मुझे सब्जी बेचते देख लिया तो? नहीं नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। ठीक है, तुम दोनों में से कोई भी मेरे साथ मत जाओ, मैं अकेले ही सब्जी बेच लूंगी। आज ज्यादा नहीं, थोड़ी सब्जी बिक जाएगी। ऐसा कहकर राजेश्वरी सब्जी बेचने निकल जाती है। राजेश्वरी की पहले ही तबीयत खराब हो रही थी और धूप बहुत तेज थी, जिसके कारण राजेश्वरी बेहोश हो जाती है। तभी एक लड़की तनु राजेश्वरी को होश में लेकर आती है और राजेश्वरी से कहती है, माँ जी, आपका घर कहाँ है? मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। ऐसा कहकर तनु राजेश्वरी को उसके घर ले जाती है। राजेश्वरी तनु को धन्यवाद कहती है। धन्यवाद बेटा, मेरी इतनी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं माँ जी, इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर मैं आपकी मदद न करती तो शायद कोई कार आपको कुचल कर चली जाती। आप बिल्कुल सड़क के किनारे पड़ी थी। आपको अपने साथ किसी को लेकर जाना चाहिए था। हाँ बेटा, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। मैंने अपनी निकम्मी दोनों बेटियों से कहा था, मगर मेरी दोनों बेटियों ने मेरे साथ जाने से मना कर दिया। घर का खर्च चलाना है और दोनों बेटियों की शादी भी करनी है, उसके लिए पैसे भी इकट्ठे करने हैं, तो सब्जी बेचने तो जाना ही होगा। घर में कोई और कमाने वाला भी तो नहीं है बेटा। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर तनु आ जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन राजेश्वरी सब्जी बेच रही थी और राजेश्वरी की नजर तनु पर जाती है। तनु फटे पुराने कपड़ों में खाने के लिए फल मांग रही थी। फल वाले भैया, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कृपया करके मुझे खाने के लिए फल दे दीजिए। तनु एक एक कर सबसे मांग रही थी, लेकिन कोई भी तनु को कुछ भी खाने के लिए नहीं दे रहा था। तभी राजेश्वरी तनु के पास जाती है और तनु से कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्या मांग रही हो? तनु पहले तो राजेश्वरी को अपनी हकीकत नहीं बता रही थी, लेकिन राजेश्वरी के जिद करने पर तनु राजेश्वरी को सब सच बता देती है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अनाथ है और ऐसे ही मांग मांग कर अपना पेट पालती है। तनु की बातें सुनकर राजेश्वरी को बहुत दुख होता है और राजेश्वरी तनु से कहती है, नहीं तनु बेटा, आज से तुम अनाथ नहीं हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, मेरी बेटी बनकर। राजेश्वरी की बातें सुनकर तनु का दिल भर आता है और रोने लगती है। तभी तनु राजेश्वरी से कहती है, धन्यवाद माँ जी, आपने मुझे इतने प्यार से बेटी कहा। आज से पहले मुझे किसी ने बेटी तो क्या, खाने के लिए भी प्यार से नहीं दिया। मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी, आपकी बहुत सेवा करूंगी। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी माँ जी। तनु बेटा, ऐसे नहीं रोते, चलो मेरे साथ घर। ऐसा कहकर राजेश्वरी तनु को अपने साथ घर ले जाती है। मुक्ति और नैना को भी बताती है कि आज से तनु इस घर में रहेगी, इस घर की बेटी बनकर। मुक्ति और नैना को बहुत गुस्सा आता है कि कोई अनाथ लड़की इस घर में क्यों रहेगी। कुछ समय तो बीत जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद मुक्ति नैना से कहती है,
नैना, इस अनाथ लड़की का कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इसे एक दिन और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत दिन हो गए, बस माँ को तो कोई और दिखाई देता ही नहीं है। बस तनु तनु, जैसे हम उनकी बेटी हैं ही नहीं। नैना कुछ सोच, हमें इसे इस घर से निकालना होगा। हाँ मुक्ति, तो कह तो बिल्कुल ठीक रही है। जब से तनु इस घर में आई है तब से माँ हम दोनों पर बिल्कुल भी ध्यान दे ही नहीं रही। बस तनु ही दिखाई देती है उन्हें, सिर्फ इसलिए कि वो माँ की मदद करती है। नहीं मुक्ति, तू ठीक कह रही है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कहकर मुक्ति और नैना एक प्लान बनाती हैं तनु को परेशान करने का। जब जब राजेश्वरी सब्जी बेचने चली जाती है तो उसके पीछे नैना और मुक्ति दोनों मिलकर तनु को बहुत ज्यादा परेशान करती, उससे घर का सारा काम कराती। अगर खाना बनाने में या होमवर्क करने में समय लग जाता तो दोनों मिलकर तनु की पिटाई भी करती। तनु कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन राजेश्वरी की अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और राजेश्वरी मुक्ति, नैना और तनु को अपने पास बुलाती है और तीनों को एक एक जादुई नेल पॉलिश देती है। मेरी प्यारी बेटियों, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। मैंने जो तुम्हें नेल पॉलिश दी है ये मामूली नेल पॉलिश नहीं है, ये जादुई नेल पॉलिश है। तुम्हारे पिता मुझे ये जादुई नेल पॉलिश देकर गए थे, उन्हें एक जादूगरनी ने दी थी। मैं सही समय का इंतजार कर रही थी, अब सही समय आ गया है। अब ये जादुई नेल पॉलिश तुम्हारे पास है। इस जादुई नेल पॉलिश को अपने नाखूनों पर लगाकर जितनी दूर तक तुम चलोगी वह जगह तुम्हारी हो जाएगी। बस बेटा, इस जादुई नेल पॉलिश से कभी लालच मत करना। इतना कहकर राजेश्वरी की मृत्यु हो जाती है। राजेश्वरी की मृत्यु से मुक्ति, नैना और तनु को बहुत बड़ा झटका लगता है। तीनों बहुत रोती हैं और कुछ समय बाद तीनों वह जादुई नेल पॉलिश लगा लेती हैं और एक जगह जाकर खड़ी हो जाती हैं। तनु कुछ दूर चलती है और रुक जाती है। मुक्ति और नैना तनु के ऊपर हंसती हैं। पागल लड़की, तुझ में अकल नहीं है। माँ ने कहा था जितनी दूर ये जादुई नेल पॉलिश लगाकर चलोगी वह जगह हमारी हो जाएगी। मैं तो बहुत दूर तक चलूंगी और उसके बाद मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। तू अनाथ गरीब की गरीबी रह जाएगी। वैसे भी चल, अच्छा है। हाँ हाँ मुक्ति, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी बहुत दूर तक चलूंगी, उसके बाद मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। फिर मैं अपनी शादी में बहुत सारा दहेज लेकर जाऊंगी। ऐसा कहकर नैना और मुक्ति बहुत दूर तक भागती हैं। नैना और मुक्ति बहुत लालची थी, इसलिए मुक्ति और नैना रुक ही नहीं रही थी, बस भागे जा रही थी। सुबह से शाम हो जाती है और दोनों इतनी देर भागने की वजह से दोनों गिरकर मर जाती हैं। तनु के जितने हिस्से में जमीन आती है उसमें वह एक कॉस्मेटिक की दुकान खोलती है और उससे बहुत पैसे कमाकर बहुत खुशी खुशी रहने लगती है और बहुत से अनाथ लोगों की भी मदद करती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसे ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में एक ससुराल में दो देवरानी जेठानी आरती और सुमन रहा करती थी। जेठानी आरती बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद, आंखें नीली नीली थी। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वहीं दूसरी तरफ देवरानी सुमन, वह सांवली थी। उसके चेहरे पर छोटे छोटे निशान, जिसकी वजह से वह सुंदर नहीं लगती थी और उसे अपनी ससुराल में बहुत खरी खोटी बातें भी सुननी पड़ती थी। लेकिन सुमन कभी भी अपने ससुराल वालों की बातों का बुरा नहीं मानती थी। थोड़ा बहुत रोती थी और उसके बाद चुप होकर इस तरह काम में जुट जाती थी जैसे उसे किसी ने कभी कुछ कहा ही ना हो। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुमन और आरती की नंद सपना की शादी होने वाली थी। सभी सपना की शादी में लगे हुए थे, लेकिन सुमन घर के काम काज में इस तरह बिजी थी कि वह अपने लिए कुछ खरीद ही नहीं पाती। तभी सुमन लॉन में जाती है जहाँ सब बैठे हुए थे और वहाँ जाकर अपनी सास सुमित्रा देवी से कहती है, मम्मी जी, 2 दिन बाद सपना दीदी की शादी है और मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। सपना दीदी की शादी में मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी? अगर आज आप शॉपिंग करने जाएं तो मेरे लिए भी एक साड़ी खरीद कर लेकर आ जाना।
सुमन के इतना कहते ही सभी वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। तभी सुमन की सास सुमित्रा देवी कहती है, क्या कहा, जरा दोबारा से कहना। मैं तुझ जैसी काली कलूटी बदसूरत के लिए शॉपिंग करके लेकर आऊंगी। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तूने मुझे क्या समझ के रखा है? अगर मैंने तुझे इस घर में रख रखा है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं तुझे अपनी बहू मानती हूँ। मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानती। काली कलूटी, तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है तो इस घर की सिर्फ नौकरानी है, इससे अलावा और कुछ नहीं। तू मेरी बहू कहलाने के लायक भी नहीं है। मेरी तो सिर्फ एक ही बहू है, वो है आरती बहू। वह देख कितनी ज्यादा सुंदर है। वैसे देवरानी जी, आप बुरा मत मानना। आप पुरानी साड़ी पहने चाहे नई साड़ी पहने, लगेंगी तो आप जैसी हैं बिल्कुल वैसे ही। आप साड़ी पहनकर सुंदर तो नहीं हो जाएंगी, बस सूरत की बस सूरत ही लगेंगी। इसलिए मैं तो कहती हूँ पैसे खर्च करवाने की क्या जरूरत है। जो आपके पास पुरानी साड़ी रखी है उसे ही पहन लेना। क्यों मम्मी जी, मैं सही कह रही हूँ ना? 4 पैसे भी बच जाएंगे। अरे वाह आरती बहू, तुम तो सुंदर होने के साथ साथ बुद्धि भी रखती हो। सुन काली कलूटी, आरती बहू बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुझे सपना की शादी में शामिल होना है तो कोई पुरानी साड़ी पहन लेना। मैं तुझे नई साड़ी नहीं लेकर आऊंगी, समझ आ रही है? अब जा हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आ और साथ में पकौड़े भी लेकर आना। सुमन हमेशा सबकी बातें चुपचाप सहन कर लेती थी, लेकिन आज उसे यह सारी बातें बहुत ज्यादा चुभती हैं। तभी वह रोते हुए कहती है, मम्मी जी, आपके मानने या न मानने से क्या होता है? हो तो मैं आपकी बहू ही। और मम्मी जी, मैं खुद तो इस घर में नहीं आई थी। आप मुझे अपने बेटे की बहू बनाकर इस घर में लेकर आई थी। लेकिन उस वक्त तो आपको मेरे पिताजी की धन दौलत नजर आ रही थी जो उन्होंने आपको दी थी। उस वक्त तो आपको मेरा रंग, मेरी सूरत दिखाई नहीं दी। मैं इस घर में नौकरानी की तरह रात दिन काम करती हूँ ताकि आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले। लेकिन आप मुझे अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगी, चाहे मैं आपके लिए जान भी क्यों ना दे दूं। ऐसा कहकर सुमन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी आरती कहती है, मम्मी, मैं तो आपसे पहले ही कह देती हूँ कि आप सपना की शादी में इस बदसूरत को शामिल मत होने देना। अभी हमारे रिश्तेदारों को कहाँ पता है कि यह इस घर की बहू है। अगर सपना के ससुराल वालों ने इस बदसूरत को देख लिया तो पता नहीं वह क्या समझेंगे। आपकी और सपना की कितनी बेइज्जती होगी। उन्हें लगेगा आपने दहेज के लालच में आकर अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी। अरे हाँ भाभी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर वह काली शक्ल लेकर मेरी शादी में आएंगी तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे कि एक भाभी चांद की तरह सुंदर और दूसरी कोयले से भी काली। आप कुछ भी करें लेकिन उन्हें मेरी शादी में शामिल मत होने देना। इस तरह से आपस में सब बातें कर रहे थे। सुमन सबके लिए नाश्ता बनाकर लेकर आ जाती है। अगले दिन सपना की कुछ दोस्त आती हैं। सुमन ही घर का सारा काम करती थी, इसलिए वह सपना के दोस्तों के लिए भी नाश्ता लेकर आती है। सुमन को देखते ही सपना की दोस्त कहती हैं, अरे यार सपना, यह इतनी बदसूरत दिखने वाली औरत कौन है? मैं तो इसके हाथ का नाश्ता बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे ये है कौन? क्या तेरे घर की नौकरानी है? माधुरी, वो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। माधुरी, एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। सपना यार, तो इतनी परेशान क्यों हो रही है? मुझे पता चल गया, ये तेरे घर की नौकरानी नहीं बल्कि तेरी छोटी भाभी है। देख, तेरे छोटे भाई के साथ उनकी फोटो लगी है। वैसे सपना, तेरे भाई की तो किस्मत फूट गई, उन्हें इतनी बदसूरत बीवी जो मिली है। तू हमें बताना नहीं चाहती थी ना? चलो दोस्तों, अब यहाँ से चलते हैं, कल तेरी शादी में मिलेंगे, ठीक है सपना? ऐसा कहकर सपना की दोस्त हंसते वहाँ से चली जाती हैं। सपना को अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस होती है। तभी सपना जोर जोर से आवाज लगाकर अपनी माँ को बुलाती है। सावित्री देवी सपना की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आती है। तभी सपना अपनी माँ को सब बताती है कि सुमन की वजह से उसके दोस्तों में उसकी कितनी इंसल्ट हुई। सुमित्रा देवी को सपना की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह बेचारी सुमन की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और पिटाई करने के बाद उससे कहती है, तेरी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। तुझसे किसने कहा था बाहर नाश्ता लेकर आने के लिए? तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती कि हमने कितनी बार तुझे समझाया? अगर घर में कोई नया मेहमान आए तो तू बाहर नहीं आएगी, तू नाश्ता बनाकर किचन में रख देगी, कोई और नाश्ता लगा देगा। लेकिन तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती, तू हमारी बेइज्जती कराने पर तुली है। अब सपना के दोस्तों को पता चल गया ना कि बदसूरत दिखने वाली कोई और नहीं बल्कि इस घर की बहू है। देख, बेटे को आ जाने दे, मैं तुझे क्या सबक सिखाती हूँ।
सॉरी सपना दीदी, मुझे नहीं पता था कि आपने अपने दोस्तों को बता नहीं रखा कि मैं आपकी भाभी हूँ। आज के बाद मैं आपके दोस्तों के सामने कभी नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी सॉरी माय फुट, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। मम्मी, आप इन्हें अभी के अभी इस घर से निकाल दीजिए। नहीं नहीं सपना, यह तुम क्या कह रही हो? यह मेरा ससुराल है, मैं इसे छोड़कर कहाँ जाऊंगी? और वैसे भी तुम्हें पता है, पिछले साल ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मी जी, मैं माफी मांग तो रही हूँ, मैं सपना की शादी में भी शामिल नहीं होंगी, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालिए। मेरा इस घर के सिवा और कोई ठिकाना नहीं है। मन अपनी सास और ननंद के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती। और जब सुमन का पति रमेश आ जाता है तो सुमन को डाइवोर्स देकर घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। बेचारी सुमन रोते हुए अपने ससुराल को छोड़कर आ जाती है और सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। माँ, पिताजी, आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। अगर उस दिन आप मेरी बात मान लेते, मेरी शादी नहीं करते, तो आज मैं इस तरह से दर बदर की ठोकरें नहीं खा रही होती। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मुझ जैसी काली कलूटी बदसूरत लड़की को यह समाज वाले कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मेरी आपने एक नहीं सुनी और मेरी शादी करने के लिए घर तक बेच दिया, सारी जमा पूंजी लगा दी। देखिए नतीजा क्या निकला। अब मैं अकेली रहकर क्या करूं? मैं आप दोनों के पास आना चाहती हूँ, मैं और जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। कम से कम मरने के बाद मेरी आत्मा को चैन तो आ जाएगा, कोई मेरी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाएगा। काली कलूटी, बदसूरत, मनहूस, ऐसे शब्द बोलकर। ऐसा कहकर सुमन बहुत रो रही थी। तभी सुमन की नजर चमकती हुई दो साड़ियों पर जाती है, जो एक सोने की तरह चमक रही थी और दूसरी चांदी की तरह चमक रही थी। तभी सुमन उन साड़ियों के पास जाती है तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर परी भी थी। तभी वह परी सुमन से कहती है, अगर यह जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ तुम्हें नजर आई हैं, तो जरूर ये साड़ियाँ तुमसे कुछ चाहती हैं। मैं कुछ समझी नहीं, जादुई सोने और चांदी की साड़ियाँ और मुझसे ये क्या चाहती हैं? आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सपना, तुम्हारे सामने एक जादुई सोने की साड़ी है और दूसरी जादुई चांदी की साड़ी है। अगर तुम जादुई सोने की साड़ी चुनती हो तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी और तुम्हें बहुत सारी धन दौलत भी मिलेगी। लेकिन अगर तुम जादुई चांदी की साड़ी चुनती हो, ना तो तुम सुंदर होगी और ना ही तुम्हें धन दौलत मिलेगी, लेकिन उसके बदले तुम एक गांव की मदद कर सकती हो। तुम्हें ऐसी पावर मिलेगी जिसकी मदद से वहाँ पर जो महामारी फैल रही है और उससे लोग जो मर रहे हैं, तुम उन्हें बचा सकती हो। अब मुझे बताओ कि तुम जादुई सोने और चांदी की साड़ी में से कौन सी साड़ी चुनना चाहती हो? परी जी, मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जादुई चांदी वाली साड़ी चुनती हूँ। आप मुझे एक वरदान दे रही हैं, इसलिए मैं शक्ति वाला वरदान चुनती हूँ। मुझे सुंदरता, धन दौलत, यह सब कुछ नहीं चाहिए। इंसान की असली सुंदरता उसके चेहरे से नहीं, उसके कर्मों से होती है। इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और पुण्य कमाना चाहती हूँ, और यही मेरी सुंदरता है। सपना का इतना अच्छा विचार सुनकर परी को बहुत अच्छा लगता है और वह उसे जादू चांदी की साड़ी दे देती है, जिसे पहनते ही सुमन बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर सुमन चौंक जाती है। तभी परी सुमन से कहती है, सुमन, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम इतनी परेशान हो, मरने की बातें कर रही हो। देखती हूँ कि तुम ऐसी परिस्थिति में क्या चुनती हो, लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। तुमने ऐसी परिस्थिति में भी सुंदरता, धन दौलत, यह सब कुछ नहीं चुना। अब तुम जादू चांदी की साड़ी से जो भी कुछ मांगना चाहती हो मांग सकती हो, तुम्हें हमेशा इससे धन दौलत मिलती रहेगी। सुमन परी को धन्यवाद कहती है और जादू चांदी की साड़ी से बहुत सारी धन दौलत लेकर एक महल जैसे घर में रहती है। सुमन की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं और उसके लिए एक राज्य से राजकुमार का रिश्ता आता है। सुमन उस राजकुमार को अपनी सारी सच्चाई बता देती है, फिर भी वह राजकुमार सुमन से शादी कर लेता है। अब सुमन राजकुमार के साथ उसके राजमहल में रहने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन आरती को सुमन की सुंदरता के बारे में पता चल जाता है। तभी वह सुमित्रा देवी से कहती है,
मम्मी जी, आपको पता है वह मनहूस काली कलूटी सुमन की बच्ची, पता नहीं उसके हाथ क्या लगा है जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई। और आप जानती हैं उसकी शादी राजकुमार विराट से हुई है। हमें पता लगाना चाहिए आखिर सुमन की बच्ची को क्या मिला है जिसकी मदद से वह इतनी सुंदर हो गई। जब वह काली कलूटी इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, आप और मैं तो कितने ज्यादा सुंदर हैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। चलो चलते हैं। सावित्री देवी आरती की बातों में आ जाती हैं और वह एक दिन राजमहल जाती हैं और वहां जाकर सच्चाई का पता लगाती हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि जादुई चांदी की साड़ी की मदद से सुमन सुंदर हुई है और उससे धन दौलत मांगते हैं तो धन दौलत भी मिलती है। तभी एक दिन वह सास और बहू दोनों जादुई चांदी की साड़ी चुरा कर लेकर आ जाती हैं और घर लाने के बाद जैसे ही आरती जादुई चांदी की साड़ी पहनकर कहती है, जादुई चांदी की साड़ी हम दोनों सास और बहू को बहुत ज्यादा सुंदर बना दे और हमें बहुत ज्यादा धन दौलत दे, इतनी ज्यादा धन दौलत कि हम इस दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में शामिल हो जाएं। आरती के इतना कहते ही जादुई चांदी की साड़ी आरती को 80 साल की बुढ़िया बना देती है और सुमित्रा देवी को बहुत ही ज्यादा बदसूरत अपनी यह हालत देखकर दोनों सास और बहू बहुत ही ज्यादा रोती हैं। तभी जादुई चांदी की साड़ी से आवाज आती है, तुम दोनों सास और बहू को तुम्हारे लालच और बुरे स्वभाव की सजा मिली है। अब तुम दोनों हमेशा ऐसे ही रहोगी। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें खरी खोटी सुनाएंगे, तब जाकर तुम्हें एहसास होगा कि जब तुम सुमन को सुनाती थी तो उसे कैसा लगता था। ऐसा कहकर जादुई चांदी की साड़ी उड़कर दोबारा सुमन के पास पहुंच जाती है और दोनों सास और बहू इसी तरह बुढ़िया और बदसूरत रहती हैं। उन्हें उनके लालच की सजा मिल जाती है। सुमन जादुई साड़ी की मदद से राजकुमार विराट के साथ एक हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है।